नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और प्यारे बच्चों, आपके बीच में हम खिलजी वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए उसके आगे देखते हैं। और खिलजी वंश के जो पहले संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल प्यारे बच्चों 1296 से लेकर के 1316 तक ईस्वी का है। ठीक है, और यह खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली और निरंकुश शासक था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देखते हैं उसको। ठीक है, तो यह खिलजी वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। और कैसा शासक था? निरंकुश शासक था। यह जलालुद्दीन का क्या था? दामाद, भतीजा और सेनापति था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं इसके बारे में। इसने नासिर उल खिलाफत नासिर उल खिलाफत अमीर उल मोमनीन की उपाधि धारण की थी। कभी कभी उपनाम पूछ लिए जाते हैं कि अमीर उल मोमनीन या नासिर उल खिलाफत की उपाधि किसने धारण की थी। चार ऑप्शन दे देगा तो आप जानते रहेंगे, अमीर उल मुमकिन या नासिर उल खिलाफत। अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दो योजनाएं बनाई। ठीक है, कौन सी दो योजना बनाई थी उसको हम देखते हैं आगे। शासक बनने के बाद दो योजनाएं बनाई थी। जो पहली योजना थी, क्या है प्यारे बच्चों? विश्व विजय की योजना। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के शासन को संभाला, राजगद्दी पर बैठा, तो उसने अपने मन में, अपने विचार में दो बातों को समझा। पहला है विश्व विजय की योजना, मतलब कि पूरे विश्व को उसकी जीतने की योजना थी। इसके बाद विश्व में एक नवीन धर्म को, कैसे धर्म को? नवीन धर्म प्रारंभ करने की योजना थी। ठीक है, और यह जो दोनों विचार उसके मन में आए थे, मनो मस्तिष्क में आए थे, कहाँ से आए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर से प्रभावित होकर, किससे प्रभावित होकर के? सिकंदर से प्रभावित होकर के विश्व विजय की योजना लाई थी। और ख्वाजा अलाउल मुल्क के सलाह पर इसको क्या कर दिया? फिर बाद में त्याग दिया। एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी के सामने किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी कि उनको कुछ सलाह भी दे सके, लेकिन उनका एक था व्यक्ति, ख्वाजा अलाउल मुल्क। क्या नाम था बच्चों? ख्वाजा अलाउल मुल्क, जिन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी को समझाया कि नहीं, ऐसा आप ना करें। तो जिसके कारण उनके समझाने पर उन्होंने इस विचार को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। ठीक है बच्चों, अला अलाउद्दीन के समय में प्रारंभिक विद्रोह। अब देखिए क्या क्या विद्रोह हुआ है। अलाउद्दीन के समय में प्रारंभिक विद्रोह। अलाउद्दीन खिलजी ने जब जलालुद्दीन अपने चाचा का वध करके सिंहासन पर पाया बैठा, तब प्रारंभ में इसके समय में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। खूद, मुकद्दम और चौधरी, ये तीनों अमीर वर्ग के थे। खूद, मुकद्दम और चौधरी नामक विशेषाधिकार संवर्गों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक है, क्या विद्रोह किया उसके आगे देखते हैं। याद रखिएगा कि कौन सा जाति वर्ग जो था विरोध किया था? खूद, मुकद्दम और चौधरी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी संपत्ति, जब इन तीनों ने क्या किया? इनका विरोध किया, तब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। क्योंकि जब किसी को आपको परास्त करना है या उसको अपने अधीन में लाना है, तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक है उस व्यक्ति का, उसको क्या कर दीजिए? उसको खत्म कर दीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी यही अपना दिमाग लगाया और इसने इन सबकी, खुद मुकद्दम जो चौधरी थे, इनके संपत्ति को क्या कर लिया? जब्त कर लिया। और जब्त करने के बाद गुप्तचर विभाग को स्थापित कर दिया। कौन सा विभाग? गुप्तचर विभाग। और शराबबंदी भी इनकी कर दी, जो पार्टियां उर्टियां करते थे। ठीक है, इनका ड्रिंक भी बंद कर दिया। इनके बीच में क्या था? प्रचलित था। और इनके बीच में जो वैवाहिक संबंध होते थे उसको भी क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। ठीक है बच्चों, ऐसा करने के बाद वो अपने पुनः स्थिति में आ गए। ठीक है, आगे है मंगोल आक्रमण। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही क्या हुआ था? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। थोड़ा लंबा वीडियो बच्चों, इसलिए हम ज्यादा समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, पीपीटी कुछ ज्यादा ही है। मैं चाहता हूं कि आपका 45 से 50 मिनट में निपट जाए, तो ठीक है। सारी बातें सब लिखी हैं, समझ में आ जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में
कोई पूछेगा कि मंगोल आक्रमण सबसे अधिक कब हुए थे, तो क्या बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए क्या किया था, रक्त और तलवार की संधि। बस मैं वही आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आपको प्रश्न पत्र दिखाई देंगे। ठीक है, तो मंगोलों से टक्कर लेने के लिए, मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा नीति अपनाया था, रक्त और तलवार की नीति। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, ब्लड एंड स्वॉर्ड पॉलिसी। ब्लड एंड स्वॉर्ड पार्टी की तलवार उठाइए और फटाफट जो है कि आपका सर क्या कर दीजिए, उसको धड़ से अलग कर दीजिए। आइए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किले की एक श्रृंखला बनाई। कहने का मतलब यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर, ठीक है, ये हो गया आपका भारत हो गया, ये जो आपका ये उत्तर और पश्चिमी सीमा जो है आपका यहाँ पर उत्तर पश्चिमी सीमा है, तो यहाँ पर किले की क्या कर दी बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर किलों की एक श्रृंखला बनवा दी। श्रृंखला दिल्ली से बाहर और एक सीरी नामक दुर्ग बनवाकर रक्षा की। कहने का मतलब है कि उत्तर और आपका पश्चिम में विभिन्न प्रकार के किले बना दिए। ठीक है, फिर से बताते हैं, ये देखिए, अब देखते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा पर किलों की एक श्रृंखला बनवाकर दिल्ली से बाहर एक सीरी नामक दुर्ग बना दिया। ठीक है, वही उत्तर पश्चिम वाला बेल्ट, वहां पर क्या किए कि एक किला ये हो गया, फिर इसके बाद 2-4-5 किलोमीटर दूरी पर फिर एक किला, फिर इस तरीके से किला, ऐसे कई किलों का निर्माण करवा दिया। और इस किलों में क्या कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को यहाँ पर रुक दिया। अपने सैनिकों को यहाँ पर उसने क्या कर दिया, ये रख दिया निश्चित रूप से, ताकि जब मंगोल आक्रमण करें तो इस किले में से निकलकर सैनिक क्या करें, उनसे बीच में युद्ध कर ले, जिससे दिल्ली की क्या कर दिया जाए, दिल्ली की रक्षा की जाए। ठीक है, और दिल्ली से कुछ दूर पर ही एक आपका सिरी सिरी नामक दुर्ग बना लिया। किसने बना लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बना करके इन्होंने इसमें क्या किया, उसकी दिल्ली की रक्षा कर ली। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रथम मंगोल आक्रमण। ठीक है बच्चों, प्रथम मंगोल आक्रमण करने का मतलब क्या होगा, 1296 में से 1297 से 1298 के बीच में लगभग ये 4 मंगोल आक्रमण होते हैं, जिसमें आप पहला बच्चा देखिए प्यारे बच्चों, प्रथम मंगोल आक्रमण है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में यह प्रथम मंगोल आक्रमण था। कब था, 1297 1298 में। इसका नेता कौन था, कादिर खां। इसका नेता कौन था बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था उसका नेता कौन था, कादिर खां। कब हुआ था, 1297 से 98 के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और जफर खां, याद रखिएगा, उलुग खां और जफर खां को इस भेजा था। किस लिए भेजा था बच्चों, ये मंगोलों से टक्कर लेने के लिए। तो अलाउद्दीन पहले याद रखिए कि प्रथम मंगोल आक्रमण कब हुआ था, 1297-98 में हुआ था। और जो मंगोल प्रथम आक्रमण हुआ था उसका नेता कौन था, कादिर खां। याद रखिएगा नाम, कादिर खां था। और इसको देखते हुए तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नहीं गया, बल्कि अपने सेनापति उलुग खां और जफर खां को उसमें भेज दिया। तो जफर खां और उलुग खां बहुत ही साहसी थे, बहुत ही वीर थे, बहुत ही चतुर चालाक थे। तो उलुग खां और जफर खां दोनों ने खूब जम करके कादिर खां की सेना से क्या किया, लोहा लिया, डटकर सामना किया। लेकिन उसमें जो जफर खां था बहुत ही तेज तर्राक था और धड़ाधड़ ये लोगों के सिर काटता गया। और इसने क्या किया कि प्रथम जो मंगोल आक्रमण था कादिर खां के नेतृत्व में, उसको उन्होंने परास्त कर दिया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दूसरा, द्वितीय आक्रमण कब हुआ था, देखिए, द्वितीय आक्रमण 1299 में। इस बार सल्दी नामक मंगोल नेता था। इस बार कौन नेता आया था, सल्दी नामक मंगोल नेता ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः किसको भेज दिया, वही जो पहले गए थे जफर खां, और जफर खां के साथ उलुग खां और नुसरत खां को भी भेज करके इस मंगोल अभियान को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो आपको इसमें 3 बातें याद रखना है कि द्वितीय मंगोल आक्रमण कब हुआ था, 1299 में। ठीक है, और उसका नेता, मंगोल जो नेता गया था वो कौन था, सल्दी। ठीक है, सल्दी नामक नेता गया था। और उसमें फिर अलाउद्दीन खिलजी तरफ से किसने नेतृत्व किया था, तो जफर खां, उलुग खां और नुसरत खां। जफर खां, उलुग खां और नुसरत खां, इन्होंने किया था। और तीनों ने मिलकर के सल्दी को ही क्या कर दिया, उनको पराजित कर दिया। अब देखिए तीसरा मंगोल आक्रमण कब होता है,
फिर वही 1299 में हो रहा। इस बार अत्यंत प्रसिद्ध मंगोल नेता कुतलुक ख्वाजा, याद रखिएगा, इस बार अत्यंत प्रसिद्ध मंगोल नेता कुतलुक ख्वाजा ने आक्रमण किया। फलतः अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं जफर खां के साथ नेतृत्व किया। मतलब तीसरी बार 1299 में हुआ तो मंगोल नेता कुतलुक ख्वाजा के ने आक्रमण किया और फलतः तब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं जफर खां के साथ इसका क्या किया, नेतृत्व किया। लेकिन इसी अभियान के द्वारा जफर खां क्या हो गया, मारा गया। कहने का मतलब ये है कि जब ये जफर खां जो था बहुत ही क्या था, तेज तर्राक था, चालाक था, धड़ाधड़ सिर अलग करना, मतलब सबसे जो जफर खां और भी जो साथ में गए थे लोग, तो इसमें जफर खां सबसे ही तेज तर्राक था। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था प्यारे बच्चों, इससे सशंकित रहता था। कौन सशंकित रहता था? अलाउद्दीन खिलजी। किससे? जफर खां से, कि जफर खां इतना तेज तर्राक है, इतना ज्यादा इसका हाथ चलता है, जिस प्रकार से मंगोल नेताओं का वध कर रहा है, तो अगर कभी कभी इसकी तलवार अगर घूम गई तो मुझे भी रास्ते से हटा सकता है। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी क्या है, जफर खां से ऐसे अंदर अंदर खुश भी रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर के सशंकित भी रहता था कि कभी हो सकता है इसका मूड सनक जाए, इसका दिमाग मेरी तरफ घूम जाए कि नहीं, मुझे अब राजा बनना, मुझे सुल्तान बनना है। तो इस तरीके से हुआ क्या, जो कुतलुक ख्वाजा है, कुतलुक ख्वाजा के आक्रमण को समाप्त करने के लिए जफर खां ने जम करके वो काम किया और कुतलुक खां को उसने मौत के घाट उतार भी दिया। लेकिन इसके बाद होता क्या, वही पास के ही जंगल में जफर खां अपने कुछ छोटे थोड़े बहुत सैनिकों के साथ वहां पर विश्राम आराम कर रहा था। तभी मंगोल नेता की तरफ से फिर आक्रमण हुआ। जो बच्चे और लोग थे आक्रमण कर दिए जफर खां पे। तो जफर खां ने अलाउद्दीन खिलजी से अपनी मदद मांगी कि और मेरे पास सेना भेजिए। लेकिन कहते हैं ना कि अलाउद्दीन खिलजी के अंदर क्या था, एक शासक का गुण था, उसे कल बल छल सब कुछ आता था। तो उसने क्या किया, जानबूझ करके जफर खां को कोई सैनिक वगैरह नहीं भेजा, जिससे क्या हो गया, उसी युद्ध में जफर खां भी मारा गया। जफर खां क्या हो गया, मारा गया इस अभियान के तहत। और अलाउद्दीन खिलजी जफर खां की तरफ से संस्कृत रहता था। फलतः इसलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की दोहरी सफलता थी। दोहरी सफलता कैसे थी, एक तीर से दो निशाने हो गए। ठीक है, जफर खां भी मारा गया, ठीक है, और जो उनका नेता था मंगोल नेता, उसे भी मार दिया गया। ठीक है, कौन मंगोल नेता था, कुतलुक ख्वाजा। ठीक है, कुतलुक ख्वाजा और आपका जफर खां। आइए चौथा अभियान देखिए। चौथा अभियान 1303 में होता है। इस अभियान का नेता तातार खां या तारगी था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे क्या कर दिया, स्वयं इसको जाकर के पराजित कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के उपकार देख लीजिए। अलाउद्दीन ने अपने कार्यों को कई केंद्रीय विभागों में अंतर्गत किया था। इसी समय के प्रमुख केंद्रीय विभाग थे। कहने का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी के जो कार्य थे कई डिपार्टमेंट में बटे हुए थे। ठीक है, कैसे कैसे बटे हुए थे देख लीजिए। दीवान ए वजारत, दीवान ए वजारत ये कौन सा विभाग था, वित्त विभाग था। वजारत, वजारत से वित्त विभाग। ठीक है, याद रखिएगा। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज ये केंद्रीय सैन्य विभाग था। ये बहुत पूछा जाता है बच्चों, दीवान ए अर्ज। और याद रखिएगा कि ये जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवान ए अर्ज ये आपका बलबन के समय से ही शुरू हुआ था। तो उसी पद्धति को आपके अलाउद्दीन खिलजी भी क्या कर रहे थे, इसको फॉलो अप कर रहे थे। तो दीवान ए अर्ज केंद्रीय सैन्य विभाग है और दीवान ए वजारत वित्त विभाग है। जहां पर रहेगा मैं ठहराव खुद रखूंगा और जहां पर आगे बढ़ना रहेगा मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा। जहां से एग्जाम, दीवान ए ईसा, ईसा शाही सचिवालय। ठीक है, दीवान ए ईसा शाही सचिवालय। दीवान ए रसालत विदेश विभाग। ठीक है बच्चों। दीवान ए रियासत बाजार विभाग। विभिन्न प्रकार के विभागों का उन्होंने गठन किया था। दीवान ए रियासत बाजार विभाग। दीवान ए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं पूछा गया। मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज क्या हो जाएगा, राजस्व विभाग। ठीक है, आइए अन्य कार्य देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य कार्य, यह पहला शासक था जिसने अस्थायी रूप से केंद्रीय स्तर पर सेना रखी थी। याद रखिएगा, अस्थायी रूप से, यह इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं कि जब युद्ध किसी से छिड़ने जा रहा है तो मालूम है कि मिल गया, एक आपको पहले से मालूम चला कि अब युद्ध होने वाला है एंटी पार्टी से, तो आप अब क्या किए, धड़ाधड़ अपना सैनिक बनाना शुरू कर दिए।
फिर लिए, युद्ध खत्म हुआ, फिर उनको वेतन उतन पेमेंट दे करके हटा दिए, ऐसा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी क्या था, एक पहला शासक था जो अस्थायी रूप से अपना केंद्रीय स्तर पे सेना रखी और उसको नगद वेतन दिया। ठीक है, याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कुल सेना कितनी थी, 4,75,000 थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक सुधार बलबन द्वारा स्थापित, वही जो भी पिछले में बात किया हूं अभी, दीवाने अर्ज के तहत पे किया था। ठीक है, और इसने और भी एक दो चीजें लगाई थी, ये देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्पा और दो अस्पा की प्रणाली लागू की थी। एक अस्पा पद्धति में एक सैनिक अपने पास एक घोड़ा रखता था, जैसा कि नाम से मालूम है एक अस्पा, तो एक सैनिक और एक घोड़ा, और इसमें इसको कितने टंका दिया जाता था, 234। आप याद रखिएगा, एक अस्पा और दो अस्पा, तो एक अस्पा में एक सैनिक हुआ करते थे और एक घोड़ा, और उसमें उसको 234 टंका सालाना वेतन, याद रखिएगा ये मंथली नहीं है, कैसा है, सालाना वेतन मिलता था। ठीक है, अर्थात 19.5 टंका मासिक वेतन, 12 से उसको भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। दो अस्पा पद्धति में क्या हो जाएगा बच्चों, एक सैनिक रहेगा लेकिन घोड़े, जहां पर एक अस्पा में एक घोड़ा था यहाँ पे दो घोड़ा हो जाएगा, और फलतः अतिरिक्त घोड़ा रखने के लिए 78 टंका और वेतन के रूप में दिया जाता था। तो 234 पहले था सालाना, 234 और फिर बाद में 78 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 312। उसको वार्षिक वेतन के रूप में दो अस्पा के रूप में मिलता था। ठीक है, एक मतलब एक सैनिक होता था और दो घोड़े। ठीक है, साल भर का कितना मिलता था, 312 टंका। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार रोकने के लिए दाग और चेहरा व्यवस्था को अपनाई थी। इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए क्या होता है दाग और चेहरा। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि आप युद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे। आज के समय में तो टैंक है और तरह तरह के विभिन्न हवाई जहाज है, लड़ाकू विमान है, सब कुछ है, लेकिन उस समय ऐसा बात नहीं था। तो उस समय जो सबसे प्रबल हमारा मुख्य साधन हुआ करता था वह घोड़े हुआ करते थे, हॉर्स। घोड़े हैं, हाथी हैं, विभिन्न प्रकार के हुआ करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या किया कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए दाग और चेहरा, यानी कि मतलब घोड़े हैं, अगर युद्ध में जा रहे हैं तो घोड़े अगर मजबूत नहीं होंगे, बलशाली नहीं होंगे और फर्राटा दौड़ लगाने वाले नहीं होंगे, निश्चित रूप से आपकी हार होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो भी घोड़े, जो भी हाथी या जो भी चीजों का इस्तेमाल करते थे अपने युद्ध नीति में, तो उस पर अपनी एक दाग या मतलब पूरा बायोडाटा उसका लिखा रहता था कि हाँ इस घोड़ा को इतने दिनों तक लाया गया, इसकी कार्य शक्ति इतनी है। तो इस तरीके से कुछ मोहर टाइप का उस घोड़े के ऊपर, उस हाथी के ऊपर लगा देते थे, जिससे कि उसके बारे में पूरा हमको पूरा बायोडाटा उसका क्लियर है। ठीक, और चेहरा, ठीक है, और चेहरा कहने का मतलब है कि उस, और दाग इस तरीके से लगाता था ताकि मान लीजिए जिसको हमने नियुक्त किया है, जिस चीज को मैंने नियुक्त किया है, और फिर जब हमको युद्ध के रूप में उसको प्रयोग करना है तो फिर क्या हो जाए, वो दूसरा चेंज हो जाए, उसकी जगह पे कोई और आ जाए। तो कहने का मतलब दाग और चेहरा व्यवस्था की उसने व्यवस्था की थी। आइए, अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व सुधार। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने भू राजस्व के क्षेत्र में वास्तविक सुधार किया था। भू राजस्व सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने भू राजस्व के क्षेत्र में मसाहत पद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि मसाहत पद्धति को किसने लागू किया था। मसाहत पद्धति तो आपका बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व के क्षेत्र में मसाहत पद्धति को लागू किया। इस पद्धति के द्वारा समस्त राज्य की भूमि की अलाउद्दीन खिलजी ने मापजोख करा दी। मतलब जितनी भी जमीन थी उसने क्या किया, समस्त जमीन की उन्होंने माप और जोख करा दी, और भूमि की उपजाऊ क्षमता के आधार पर भू राजस्व कर वसूला। ठीक है, तीन तरह की आपका उन्होंने कहा, जब जमीन को उसने मापा, मसाहत पद्धति की तरफ नापा, तो उत्तम क्या हो जाएगा, उत्तम पद्धति का हो गया, मध्यम पद्धति का और निम्न पद्धति का। ये जो पूरी जमीन थी नापने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 3 कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है, उत्तम प्रकृति के, मध्यम प्रकृति के और निम्न प्रकृति के। जो उत्तम प्रकृति के जो उपजाऊ जमीन हुआ करते थे तो उसका 50%, कितना प्यारे बच्चों, 50% जो अनाज है, जो भी चीज पैदावार होती थी, तो 50% क्या होता था,
ये अलाउद्दीन खिलजी को देना पड़ता था, उनके राजस्व में जमा करना पड़ता था। ठीक है, तो याद रखिएगा जमीन को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था। आइए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व को वसूलने के लिए अंतिम इकाई क्या मानी? बिस्वा के रूप में। आज भी बिस्वा चल रहा है। दर कितना रखा? 50% में पहले बात कर लिया हूँ। 50% उसको चाहिए भू राजस्व की दर। भू राजस्व दर को खराज, भू राजस्व के दर को खराज के नाम से जाना जाता है। भू राजस्व के दर को खराज के नाम से जाना गया। और अलाउद्दीन खिलजी नगद के रूप में भू राजस्व को वरीयता दी। मतलब कि अगर अनाज हो रहा है तो अनाज के बदले में आप उसका धन, जो भी पैसा है वह दीजिए, न कि वो आपका अनाज। ठीक है, तो नगद को उसने प्रायोरिटी दिया, और लेकिन अनाज के रूप में भी लिया। ऐसा नहीं कि अब उसके पास नगद पैसा नहीं है तो नहीं लेगा। मतलब जो अनाज है चलो वही दो जमा करो। आगे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, खुम्स। क्या है बच्चों? खुम्स। अलाउद्दीन खिलजी ने खुम्स नामक लूट करके भाग को 4/5 भाग रहे। कहने का मतलब है खुम्स क्या है? तो खुम्स भी एक प्रकार का कर है। खुम्स नामक लूट करके भाग को, कहने का मतलब जब किसी अभियान पे, किसी राज्य के अभियान पे जाते थे तो वहां पे जो भी धन दौलत सोना चांदी जो भी लूट कर लाते थे तो उसका 4/5 ये आपके राजस्व में जमा करना पड़ता था, और 1/5 क्या होता था? यह सैनिकों में बांट दिया जाता था। इतना कहा होता था ये राजकोष में जमा करना पड़ता था, और 1/5 कहा होता था इस जो भी सैनिक उस अभियान को करके आए हैं तो उनके बीच में बांट जाता था। ठीक है, यह अलाउद्दीन खिलजी के अकॉर्डिंग। लेकिन परंपरा क्या थी? परंपरा यह थी कि 4/5 भाग सैनिकों में बांटना चाहिए और 1/5 भाग सुल्तान के पास होना चाहिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जस्ट उल्टा करता था। नहीं, 4/5 भाग सैनिकों में नहीं बटेगा, बल्कि ये राजस्व को जमा करना पड़ेगा, सुल्तान के पास जाएगा, और 1/5 कहाँ जाएगा? आप सैनिकों के पास। बाजार व्यवस्था। यह दिल्ली का पहला शासक है जिसने वस्तुओं के ऊपर मूल्य को निर्धारित करने और मूल्यों को स्थिर करने के लिए बाजार व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की व्यवस्था की थी। कहने का मतलब यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास 4,75,000 सेना थी, और भी सेना का विस्तार अपना करना चाहते थे। तो कहने का मतलब यह है कि, और वो अस्थाई अपना सैनिक रखे हुए थे। तो इसके मद्देनजर हुआ क्या कि वो जानते थे कि अगर उनको बाजार से सब सामान खरीदना है, कैसे क्या है, अगर मूल्य बढ़ता रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा, तो निश्चित रूप से राजस्व पर बहुत समस्या आएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो भी सामान, जो भी मूल्य बाजार से लेने थे, तो उसके जो प्राइस होता था, उसका जो दाम होता था, उसको एक फिक्स कर दिया, निर्धारित कर दिया कि नहीं, ये सामान इतने का ही मिलेगा और कोई अलग से इसका दाम कोई ले नहीं सकता। तो यही बात करना चाह रहे हैं कि उसने सार्वजनिक व्यवस्था प्रणाली को क्या कर दिया? स्थिर किया। क्या किया? स्थिर किया। वर्तमान समय में इस व्यवस्था को सार्वजनिक वितरण या पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय के बड़े पैमाने पर सेना रखी थी, और बड़े पैमाने पर सेना की वस्तुएं तभी उपलब्ध हो सकती है जब वस्तुओं के मूल्य क्या हो? निश्चित हो। ठीक है बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी बाजार व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करने के लिए दीवान ए रियासत, कौन सा? बाजार व्यवस्था को करने के लिए दीवान ए रियासत नाम का बाजार विभाग का गठन किया। तो पूछेगा दीवान ए रियासत किससे संबंधित है? तो क्या बताएंगे? बाजार विभाग से। दीवान ए रियासत बाजार, रियासत बाजार, रियासत बाजार। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बाजार अधीक्षक का भी पद बनवाया था। बाजार अधीक्षक का भी पद बनवाया था। इसे मंडी अधीक्षक भी कहा जाता है, और इसे क्या कहा गया बाद में? सुहना भी कहा गया। क्या कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुहना। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पद पर सर्वप्रथम मलिक मकबूल को, ठीक है, जो सोहना का जो पद था उस पर किसको आसीन कराया? मलिक मकबूल को नियुक्ति दिया। अलाउद्दीन खिलजी बाजार की व्यवस्था का मुख्य केंद्र कहाँ था? दिल्ली था, और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था लागू थी। अलाउद्दीन खिलजी वस्तुओं के बाजार को अलग अलग कर दिया था। वस्तुओं बाजार को, कहने का एक ही में खिचड़ी नहीं, अलग अलग। मसालों का व्यापार अलग, कपड़ों का अलग, अनाज का अलग, घोड़ों का बाजार अलग, और हथियार का, जहां से युद्ध को जीता जाता है,
ये सारी अलग अलग बाजार की व्यवस्थाएं कर दी। मसाला मसाला एक ही जगह मिलेगा, कपड़ा एक जगह, अनाज एक जगह, घोड़ा और विभिन्न प्रकार के जो हथियार है। बाजार में कम तौलने पर अलाउद्दीन खिलजी गुप्तचर रखे हुए थे और गुप्तचर उनको पकड़ लेते, शिकायत पर पकड़ लेते थे और उन्हें नियमानुसार दंड दिया जाता था। अगर कम घटतौली किए तो हाथ ही काट लिया जाता था। कुछ इस तरीके की व्यवस्था थी। ठीक है बच्चों। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का कई साहित्यों में विवरण मिलता है। कहने का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था थी, तो यह जो हमारे साहित्यकार हुए बहुत से, तो उनकी पुस्तक में भी इसका वर्णन मिलता है। तो इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे? मोरक्को के। मोरक्को कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को पड़ता है प्यारे बच्चों। तो वहीं के रहने वाला एक साहित्यकार था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला। तो आप ये भी याद रखेंगे, रेहला किसकी किताब है? बताएंगे इब्न बतूता। ठीक है, तो इस किताब में किसका मिलता है? बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था के बारे में भी इसका वर्णन मिलता है। और किसके भाई साहब? अमीर खुसरो की भी पुस्तक है खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह में भी इनका वर्णन मिलता है। जियाउद्दीन बर्नी की किताब है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, अमीर खुसरो का खजाइन। अमीर खजाइन याद कर लीजिए। अमीर, अमीर मतलब खूब पैसा, खजाना, तो अमीर है खजाइन इन खजाइन उल फुतह। तो अमीर खुसरो की किताब का नाम क्या हो जाएगा? खजाइन उल फुतह। आगे का याद हो जाएगा ये सब, लेकिन आप इतना याद कर लीजिए, खजाना से अमीर खजाना। ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी तारीख, तारीख पे तारीख। ठीक है, तारीख है फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है बच्चों। इसामी की पुस्तक फुतूह उस सलातीन, क्या नाम है बच्चों? इसामी की पुस्तक क्या नाम है? फुतूह उस सलातीन। तो इसमें सलातीन याद कर लीजिए, इसामी सलातीन, इसामी सलातीन। शमसे शमसे ए सिराक अफीक की बुक तारीख है फिरोज शाही। ठीक है, तो इन सभी जो 4-5 साहित्यकारों के नाम बताया, उनकी किताब का नाम है। तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों। आइए थोड़ा अमीर खुसरो के बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में, कब? 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, कहा जिले में? एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन पीसीएस में और भी छोटे छोटे एग्जाम्स में कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। जिला पूछेगा तो एटा, और जगह का नाम पूछेगा तो पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 1253 में हुआ था। और अलाउद्दीन अमीर खुसरो ने कुल 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। तो याद रखिएगा, कितने सुल्तानों का? 8 सुल्तानों का। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय में कुल 12 प्रांत थे। इन्होंने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय कुल कितने प्रांत थे? 12 प्रांत थे। इन्होंने अपने करियर या अपने राजपाट की शुरुआत बलवन के पुत्र नासिरुद्दीन के समय से की थी। किसने की थी? किसने की थी भाई? अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो, फिर सुनिए, इन्होंने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में कुल कितने प्रांत थे? 12 प्रांत थे। और ये अमीर खुसरो जब ये शुरू किए थे अपना कार्य वगैरह, तो बलवन के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के समय से शुरू किए थे। ठीक है, अमीर खुसरो रणथंभौर और चित्तौड़ अभियान का भी नेतृत्व किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। कहाँ का? रणथंभौर और चित्तौड़ कहाँ पड़ता है? सब राजस्थान में। अमीर खुसरो के कई पुस्तकें लिखी हैं, ये देख लीजिए, खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह, नूर सिपीहर, तुगलकनामा, आशिका, लैला मजनू और किरान उस सादेन। तो इसमें कम से कम 2-3 नाम याद रखिए। जैसे आशिका पूछता है क्वेश्चन, खजाइन उल फुतूह भी चर्चा किया हूँ। ठीक है, तुगलकनामा, कम से कम 2-3 नाम तो याद कर लीजिए, खजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा और आशिका। ठीक है, अमीर खुसरो की किताब है। आइए आगे देखते हैं। इसामी की पुस्तक फुतूह उस सलातीन की पुस्तक के पहली बार इसमें क्या किया गया बच्चों? चरखा या करघा का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी किताब में चरखा या करघा का वर्णन किया गया है? तो क्या बताएंगे? इसामी की किताब है फुतूह उस सलातीन। ठीक है, अभी पीछे बात किए हैं। आइए अभियान के बारे में देख लेते हैं। साम्राज्यवादी अभियान जो अलाउद्दीन खिलजी के हुए थे बच्चों,
तो इसको हम देखेंगे कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं। पहले कौन, उत्तरी अभियान, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर दक्षिणी अभियान। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारतीय अभियान हो जाएगा। और और कैसे हुआ था अलाउद्दीन खिलजी अभियान, किसके हिसाब से किया था, मतलब किसके प्रेरित होकर किया था, समुद्रगुप्त के अभियान से प्रेरित होकर के इसने इस अभियान को शुरू किया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के राज्यों की विजय करके अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा की विजय कर ली। ठीक है, तो एक हम देखते हैं कैसे कैसे विजय हुआ था गुजरात विजय। ठीक है, 1297 से 1298 के बीच में। ठीक है, गुजरात के, अब ध्यान से देखिएगा, गुजरात के शासक इस समय कौन थे, राय कड़ सेकेंड या कड़ सिंह भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो गुजरात का जो अभियान किया था देखिए अभी उत्तर भारत के बारे में, फिर दक्षिण भारत के बारे में भी हम बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले उत्तर भारत में जो पहला जो अभियान था कहाँ पे था, गुजरात। ठीक है, गुजरात के बारे में देख लीजिए। तो गुजरात का शासक कौन है, राय कड़ सेकेंड या कड़ सिंह बघेल। इसकी पत्नी का नाम क्या था, कमला देवी। किसकी पत्नी थी कमला देवी, रायकड़ या कड़ सिंह की पत्नी थी। और इनकी पुत्री का नाम क्या था, देवल सिंह। रायकड़ की पत्नी का नाम कमला देवी, और इनकी पुत्री, एक पुत्री थी जिनका नाम था देवल देवी। अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां और नुसरत खां को इस अभियान के लिए भेजा था। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो गुजरात वाला अभियान था किसके नेतृत्व में हुआ था, तो क्या बताएंगे, उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में हुआ था। आगे देखिए, कड़ सिंह बघेल पराजित होकर अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी भाग गए। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है ये अपनी पुत्री देवल देवी को लिए और कहाँ भाग गए, देवगिरी। देवगिरी कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसी समय इनकी पत्नी कमला देवी से किसने शादी कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना विवाह कर लिया। ठीक है, कड़ सिंह की जो पत्नी थी कमला देवी, उन कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर लिया। इसी समय नुसरत खां ने एक हिंदू हिजड़े, जो नुसरत खां जो गए थे इस अभियान पे, नुसरत खां जो अभियान पे गए थे, एक हिंदू हिजड़े, इसका क्या नाम है, मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनार दे करके खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है, 1000 दिनारी। एक हिंदू हिजड़ा था, इसका क्या नाम था बच्चों, मलिक काफूर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मलिक काफूर बहुत ही योग्य व्यक्ति है, भले वह एक हिंदू हिजड़ा के रूप में जाना जा रहा है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही दिमाग का तेज व्यक्ति है। देखिए आगे देखिए, कालांतर में मलिक काफूर ही अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान, देख रहे हैं, पूरा दक्षिण भारत का अभियान जो है कौन देखेगा, यही मलिक काफूर या 1000 दिनारी। आप लोग फिल्म देखे होंगे पद्मावत, तो उसमें भी इसके कैरेक्टर को दिखाया गया है। आइए चलिए रणथंभौर को देख लेते हैं। अभी गुजरात का देखा हमने, अब रणथंभौर को 1299 से 1301 के बीच में। रणथंभौर का शासक कौन था, हमीर देव। इसकी पत्नी का नाम क्या था, रंग देवी। क्या नाम था बच्चों, रंग देवी। कभी कभी क्वेश्चन पूछते, चित्र देवी किसके पत्नी का नाम था, रंग देवी तो हमीर देव की पत्नी थी, और ये कहाँ का शासक था, रणथंभौर का। ठीक है, लेकिन पूछे चित्र देवी किसकी पत्नी थी, तो क्या बताएंगे, कृष्णदेव राय, केडी राय। अलाउद्दीन खिलजी नुसरत खां सेनापति से समय मारा गया, मतलब ये जो रणथंभौर का जो आपका वो है अभियान है, इसी में नुसरत खां क्या हो गया, मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं इस अभियान का नेतृत्व करके रणथंभौर के किलेदार रणमल को, जो रणथंभौर का जो किलेदार था रणमल था, उसको घूस दे दिया। किसने दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने दे दिया, और उसको घूस देकर के अपने में मिला लिया, और मिला लेने के बाद क्या कर दिया, हमीर देव को पराजित कर दिया। और इसी समय रंग देवी ने, जो उनकी पत्नी थी, ठीक है, हमीर देव की जो पत्नी रंग देवी थी, ने क्या कर दिया, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर प्रथा, जो जौहर सिस्टम है, जौहर प्रथा है, उसको क्या किया, अपना करके अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है बच्चों, आगे मेवाड़ अभियान। आज आप लोगों को लग रहा होगा सर थोड़ा तेज चल रहे हैं, तो तेज चलने का बच्चों कारण यही है कि थोड़ा सा इसमें कुछ ज्यादा ही पीपीटी है, तो लंबा है, इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ। कहानी के रूप में समझते रहिएगा,
न समझ आए तो एक दो बार वीडियो और देख लीजिएगा। आगे देखिए, गुजरात हो गया अभियान और रणथंभौर हो गया। तीसरा क्या आ गया? मेवाड़ अभियान 1303 में। मेवाड़ की राजधानी क्या है? चित्तौड़। ठीक है। मेवाड़ के शासक का नाम क्या है? राणा रतन सिंह। वो भी जब आपको याद आ रही होगी। और रानी का क्या नाम था? रानी पद्मावती। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो के साथ इस अभियान का नेतृत्व किया था और राजा को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है। इस पर अगर हम चर्चा करें तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा चलेगी, लेकिन हम चर्चा में नहीं पढ़ना चाहते हैं, बाद में चर्चा कर लेंगे। ठीक है। फलतः इनकी पत्नी स्त्रियों के साथ मिलकर क्या कर लिया? अपने जौहर प्रथा को, अपने सत्यत्व की रक्षा के लिए रानी पद्मावती भी क्या करती है? ठीक है। और याद रखिएगा, चित्तौड़ में ही आपका कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है। ठीक है बच्चों, वहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। तो आप जाइए, देखिएगा वहां पे चित्तौड़गढ़ को, बहुत ही जबरदस्त किला है। वहां पे फिल्मों की शूटिंग भी अ, होती है। सलमान खान की जो मूवी थी ना, प्रेम रतन धन पायो, तो ये भी शूटिंग आपका वहीं पर हुआ है। ठीक है। आइए, अलाउद्दीन खिलजी का यह साम्राज्यवादी अभियान था। इस अभियान का कारण रानी पद्मावती की सुंदरता थी। कहने का मतलब ये जो चित्तौड़गढ़ का जो अभियान था, मेवाड़ का जो अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का, तो यह साम्राज्यवादी अभियान के साथ साथ पद्मिनी की सुंदरता थी, क्योंकि रानी जो पद्मिनी या पद्मावती, ये बहुत ही सुंदर थी। तो अलाउद्दीन खिलजी कहीं न कहीं से इसको सुन रखा था। आइए, इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी 1305 में मालवा के शासक महेल देव को भी पराजित करके मालवा को अपने राज्य में शामिल कर लिया। मतलब चित्तौड़ के बाद फिर मालवा के शासक महेलक देव को पराजित करके मालवा को अपने राज्य में शामिल कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के, अब चलते हैं देखते हैं दक्षिण भारत के अभियान। अभी तो उत्तर भारत के देखे अभियान, ठीक है, अब दक्षिण भारत के अभियान को देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपने दक्षिण भारतीय अभियानों को समुद्रगुप्त से प्रेरित होकर के संपन्न किया था। किससे प्रेरित होकर के? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में कि समुद्रगुप्त का और क्या नाम है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणी राज्यों की विजय करके उनको उनको उनके राज्य के शासकों को वापस लौटा दिया। कहने का मतलब यह है, जो दक्षिण भारत का अभियान ये अलाउद्दीन खिलजी चालू करता है, ये किससे प्रभावित होता है? इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या है? भारत का, अगर पूछे, क्वेश्चन पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? समुद्रगुप्त को। लेकिन यहाँ पे जो समुद्रगुप्त है से प्रेरित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर अभियान शुरू किया था? दक्षिण भारत शुरू कर दिया। और जिस प्रकार से समुद्रगुप्त ने दक्षिणी राज्यों को विजय करने के बाद फिर उनके राज्य को वापस लौटा दिया था अपने अधीन करने के बाद, ठीक वही काम अलाउद्दीन खिलजी भी करता है। आइए एक एक करके यही कार्य किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी यही कार्य किया था। आइए देखते हैं आगे कैसे कैसे। अलाउद्दीन खिलजी दूसरा शासक था जिसने उत्तर भारत के से विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके दक्षिण भारत में आक्रमण किया, जबकि पहला कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था, जो देवगिरी का अभियान किया था। तो शासक के रूप में बात किया जाए जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन एक सेनापति के रूप में किसने किया था? आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन शासक नहीं था उस समय। वो शासक तो बाद में बना। ठीक है, इसकी कहानी पीछे मैं चर्चा कर चुका हूं। देवगिरी अभियान, अब देखिए क्या हो रहा है। देवगिरी अभियान 1307 से 1308 ईस्वी में। देवगिरी का शासक राजा रामचंद्र देव, यह यादव राजा वंश का शासक था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति मलिक काफूर या हजार दिनारी, ठीक है, को यह अभियान संपन्न करने के लिए, मतलब दक्षिण भारत जितने भी अभियान थे सब मलिक काफूर के ही नेतृत्व में किए गए। ठीक है। यह अभियान संपन्न करने के लिए भेजा। इसने रामचंद्र देव से समर्पण करा करके अलाउद्दीन खिलजी के सामने क्या कर दिया? पेश कर दिया। अलाउद्दीन ने रायरा पान की किसको उपाधि दी? रामचंद्र देव को रायरा पान की उपाधि दी। गुजरात की नवसारी जागीर भी दे दी। अलाउद्दीन खिलजी ने शाही छत्र भी प्रदान किया। ठीक है, सारी चीजें हैं। ने शाही छत्र भी प्रदान किया। किसको? रामचंद्र देव को। अलाउद्दीन का यह अभियान साम्राज्यवादी अभियान था। इसी समय कर्ण सिंह बघेल की पुत्री देवल देवी को ले जाकर के अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत किया, जो जाकर छुपे हुए थे। ठीक है, जो कर्ण सिंह बघेल जी अपने पुत्री देवल के साथ जो जाकर छुपे हुए थे,
तो क्या किए कि जो देवल देवी को सामने प्रस्तुत किया गया अलाउद्दीन खिलजी के सामने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने बेटे से देवल देवी का क्या कर दिया, विवाह करा दिया। आइए आगे देखते हैं। होयसल अभियान। होयसल अभियान, होयसल राज्य कर्नाटक में स्थित है। ठीक है बच्चों, होयसल राज्य कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। यहाँ का शासक वीर बल्लाल था। बल्लाल, ठीक है। आइए, भल्लाल नहीं, वीर बल्लाल थर्ड था। ठीक है। मलिक काफूर ने इसे भी पराजित करके समर्पण करा लिया। तेलंगाना अभियान देख लीजिए। तेलंगाना अभियान 1309 से 1310 के बीच में। तेलंगाना किसकी राजधानी थी, वारंगल की राजधानी थी। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव था। इसने समर्पण स्वरूप अपनी एक प्रतिमा बनवा करके अलाउद्दीन के सामने प्रस्तुत कर दिया कि लो माई बाप, ये हम आपके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, और सेनापति मलिक काफूर ने संपन्न करा दिया। इसी समय प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। ठीक है, जो आपका वारंगल वाला जो अभियान हुआ था प्यारे बच्चों, तो इसी समय जो प्रताप रुद्रदेव है, ये क्या करता है कि मलिक काफूर को एक विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे, उसको दे दिया, जिसका वास्तविक कितना था, 320 रत्ती या तोला था। वो जो कोहिनूर हीरा इस समय कहाँ पर है, इंग्लैंड के महारानी के पास। चलिए, कोहिनूर हीरे का उल्लेख बाबर के समय में मिलता है। इसके बाद पुनः राजा रणजीत सिंह के समय में मिलता है। बाबर के समय में, रणजीत सिंह के समय में सिख वंश के अंतिम शासक दलीप ने अंग्रेजों को दे दिया, और ये वर्तमान में ब्रिटिश राज मुकुट का सिंहासन का भाग है। ठीक है। पांड्य राजवंश का अभियान देख लीजिए क्या होता है। इसकी राजधानी क्या है बच्चों, मदुरई। 1311 में हुआ था। यहाँ का शासक वीर पांड्य था। इसके बाद लेकिन इसके छोटे भाई का नाम सुंदर पांड्य था। तो सुंदर जैसा के नाम से ये बहुत सुंदर था, लेकिन इसके अंदर शासक बनने के गुण नहीं थे, और इसने ही षड्यंत्र रच करके अलाउद्दीन खिलजी को बोला कि आइए यहाँ पर आप आक्रमण करिए, मेरे बड़े भाई को हरा दीजिए, मार दीजिए, और हमको यहाँ का राजा बना दीजिए। आप जैसा कहेंगे माई बाप, हम वैसा ही करेंगे। तो पांड्य राजवंश का 1311 में हुआ था, और राजधानी इसकी मदुरई है। ये तमिलनाडु में पड़ेगा। यहाँ का शासक वीर पांड्य था। तो वीर जैसा कि नाम से मालूम है, वीर बहुत ही वीर था, लेकिन इसका जो छोटा भाई था सुंदर पांड्य था, और इसने पांडव राज के विभाजन की भी बात कही थी। अर्थात इन दोनों भाइयों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। इसी समय सुंदर पांड्य ने मलिक काफूर को अपने भाई को पराजित करने के लिए बुलाया था। ठीक है। तो दक्षिण भारत का पहला राज्य था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। तो कौन था भाई, वीर सिंह। इसका नाम ही मालूम है, इसके नाम में ही वीर लगा है। तो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को कभी नहीं स्वीकार किया। कौन सा था, पांड्य वंश था। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने सुधारों को निम्नलिखित विभागों में अंतर्गत किया था। दीवाने वजारत, ये तो पढ़ा चुका हूं पहले। संबंधित कार्य देखिए, वास्तुकला संबंधित कार्य और अंतिम दिन। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के आंगन का मकसूरा बनवाया था, उसका आकार बढ़वाया था। मकसूरा जो आंगन होता है, कुतुब मीनार की जो नीचे का जो आंगन है, उसी को मकसूरा कहा जाता है, और उसका आकार क्या किया, इसने बढ़वा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने हौज ए खास नामक तालाब का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में दिल्ली का प्रसिद्ध स्थान है। याद रखिएगा, हौज ए खास किसने बनवाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार खंभा, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में हजार खंभा, हजार सितून महल का भी निर्माण करवाया है। जमैते खाना मस्जिद बनवाया है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1300 में हो गई। मृत्यु का कारण क्या था, जलोदर या पीलिया रोग के। ठीक है, पीलिया रोग के कारण, ज्वर बुखार के कारण अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अब अगला शासक कौन बनता है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। 1316 से लेकर 1320 के बीच में। यह खिलजी वंश का एक कमजोर शासक है। अल इमाम और उल इमाम की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने स्वयं को क्या घोषित कर लिया था, खलीफा। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी
कुतुबुद्दीन के एम, ऐसे याद कर लीजिए, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, इसने सबसे पहले खलीफा पुकारा था। इसे स्त्री पुरुष दोनों से संगति पसंद थी। तो जब स्त्री और पुरुष दोनों में संगति पसंद थी तो वो राज्य का चलाएगा वो। ठीक है बच्चों, यह दरबारी क्रियाकलापों से दूर रहता था, उसे दरबार से कोई मतलब नहीं था। फलतः इसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह बना 1320 ईस्वी में, लेकिन यह भी एक अयोग्य शासक था। और 1320 में खिलजी वंश के स्थान पर तुगलक वंश की स्थापना हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका खिलजी वंश समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो खूब मेहनत करिए, ऐसे ही पढ़िए, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तुगलक वंश में। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, खूब मन लगा के पढ़िए।